बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, तर्जुमान पाक फौज ने आज बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतहाई सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बानी तहरीक इंसाफ को जहनी मरीज करार दिया, उनके बयानिए को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया, उन्हें खुद पसंदी, खुद फरेबी और नरगिसियत का शिकार शख्स करार दिया। ये तक कहा कि बानी तहरीक इंसाफ फौज को निशाना बनाते हैं तो अब उनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तर्जुमान पाक फौज ने यह भी कहा कि बानी तहरीक इंसाफ को फौज और अवाम में दरार डालने नहीं देंगे। उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ पर हिंदुस्तान की सहूलतकारी का इल्जाम भी लगाया और उनसे कहा कि वो अपनी औलाद को फौज में भेजकर खवारिज और हिंदुस्तान के आगे खड़ा करें। वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी जात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। अगर कोई अपनी ज़ात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म्ड फोर्सेस को और इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, देन वी विल आल्सो कम बेयर नकल। वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? इन्होंने तो पाकिस्तान के अवाम को यही बताया था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, कर गया। ये अवाम ने की मेहनत से हुआ ना। इन्होंने तो ये भी बताया था कि ये फौज जो सी है ये लड़ नहीं सकती, ये तो सिर्फ सियासत करती है। तो फौज लड़ी या नहीं लड़ी? लड़के दिखाया, पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ गई या नहीं गई? तो बाकी ये जो कहते हैं, इनके लिए मैं यही कहूँगा कि बार्किंग, जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ये पता नहीं लोगों के जहन में कौन सी बीमारी या सोच ये डालना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दरार डाल सकेगी। डाल ही नहीं सकता, इसका बाप भी नहीं डाल सकता। ये कुछ भी कर ले, भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बानी तहरीक इंसाफ बैरूनी अनासर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से जो ट्वीट की जाती है उसे बेनामी अकाउंट से फैलाया जाता है, फिर भारतीय मीडिया भी उसमें शामिल हो जाता है। ये आपको ये जो भी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है इस जैनी मरीज ने, उस जैनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। ये आपकी ट्वीट हो रही है, अब ये होती है, आप टाइम देखते जाएं कि किस टाइम पे ट्वीट होती है और कैसे उसको ट्वीट करते हैं। फिर ये उसके अकाउंट्स आते हैं बारी बारी, एक तरतीब और तवातर के साथ ये काम चलता है और मिनटों में, घंटों में ये काम हो रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ सिस्टम बिहाइंड हाउ दिस इज पुल्ड। फिर ये ट्रोल अकाउंट आ जाते हैं, बेनामी अकाउंट, ये सारे पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और वो उसके ऊपर मजीद अपनी ट्वीटें बना रहे हैं, अपना बयानिया उसी को आगे लेके। लेकिन असल बयानिया किसने दिया? उस जैनी मरीज ने, जिसने वो पहली ट्वीट की। और अब घुसता है इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया, अब वो उठा रहा है उसको। ये इंडिया के पक्के रॉ के अकाउंट हैं जो चल रहे हैं, ये अब उस मीडिया को चला रहे हैं, उसी ट्वीट को चला रहे हैं, उसी बयानिया को चला रहे हैं। ये अफगान सोशल मीडिया ही पीछे नहीं ठहरता, साथ साथ वो भी लगा हुआ है। ये ख्वारजीन के जो सूलतकार हैं ये लगे हुए हैं जी, अफगानिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया। एक जो जैनी मरीज है यहाँ बैठ के जो है ये सारी बातें कर रहा है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ। व्हाई वुड दे नॉट डू इट? और टाइमिंग्स देखें, मिनटों में, घंटों में, साथ साथ चल रहा है और फिर पिक करता है इंटरनेशनल मीडिया। DGISPR ने कहा कि आइन में आज़ादी इजहार राय की इजाज़त है, मगर कौमी सलामती पर इजहार राय की आइन इजाज़त नहीं देता। पाक फौज की क़यादत के खिलाफ किसी बयानिए की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर भी प्रोपेगेंडा हुआ। असल बयानिया बानी तहरीक इंसाफ का होता है, फिर मुल्क से बाहर बैठे ट्रोल अकाउंट इस बयानिए को आगे फैलाते हैं। भारतीय और अफगान सोशल मीडिया इसको बढ़ावा देता है। अब ये CDF की नोटिफिकेशन के ऊपर तो एक सैलाब था झूठ का और प्रोपेगेंडे का जो इन्होंने शुरू किया हुआ। ये आज़ादी इज़हार राय है, दिस इज पॉलिटिकल एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स है। ये क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल भी हुआ कि अगर फौज को यकीन हो चुका है कि बानी तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ हैं तो क्या फौज अब सिविलियन हुकूमत से उनकी पार्टी पर पाबंदी का मुतालबा करेगी? इस पर DGISPR ने कहा कि फौज रियासत का एक इदारा है और इसका काम बस अपना नुक्ता नजर देना है। क्या फौज अब गवर्नमेंट से, सिविलियन गवर्नमेंट से पार्टी बैन के बारे में भी डिमांड करेगी? फौज रियासत का एक इदारा है, हमारा काम ये है कि हमने अपना पर्सपेक्टिव देना। यू हैव यूज्ड द वेरी राइट वर्ड कि वी गिव आवर पर्सपेक्टिव ऑन द सिक्योरिटी इश्यूज। जो स्टेट होती है, जो रियासत है, वो हमसे बरतर है। इट इज देयर डिसीजन व्हाट डू दे डू एंड व्हाई दे डू इट एंड हाउ विल दे डू इट। सो यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू देम
और वो आपको बहुत अच्छा जवाब दे देंगे, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान को लेके चलते हैं। तर्जुमान पाक फौज से खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर भी सवाल हुआ। इसके जवाब में उनका कहना था कि यह फैसला भी हुकूमत ही करेगी, फौज को सियासत से दूर रखा जाए। अब इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो सबसे पहले ये फरमाइएगा कि आज जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की जानिब से की गई और जो सख्त अल्फाज का चुनाव किया गया है, तो क्या इससे ये समझा जाए कि मौजूदा जो इस वक्त दौर है या मौजूदा जो पॉलिटिकल सिस्टम है या रियासती सिस्टम है, इसमें अब कोई स्पेस नहीं रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। अब इमरान खान साहब ने जो ट्वीट की थी उसके जवाब में इन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। हम तो यही कहते हैं कि थोड़ी स्पेस जो है वो होनी चाहिए और मुल्क को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब 2.5-3 सालों से PTI जो है वो इमरान खान जो हैं वो भी आप समझें कि उनकी भी जो इस वक्त पॉलिटिक्स है या चीज़ें हैं उनमें भी ठहराव नहीं है। PTI को तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि उन्होंने करना क्या है, और उसकी वजह से मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत हाई रहता है। और इतने हाई टेम्परेचर की वजह से ना तो पाकिस्तान में कोई $1 इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। ख़ुद पाकिस्तानी जो हैं वो नहीं इन्वेस्ट कर रहे और इकॉनमी सफ़र कर रही है। जुडिशरी, मीडिया, ये तमाम जो इदारे थे वो बैठ गए हैं बिकॉज पॉलिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी उसी एक जो 2.5-3 साल का एक जो चल रहा है सिलसिला उसी और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पॉलिटिकल टेम्परेचर और बड़ा है, लेकिन आप ही कहते हैं कि उस तरफ से भी डिज़ायर मौजूद है और इसी डिज़ायर की वजह से इमरान खान से सुबह सवेरे जेल खोलकर मुलाकात भी कराई जाती थी, अपनी फैमिली से मुलाकात भी कराई जाती थी, वकला से भी और दीगर पार्टी रहनुमाओं से भी, और इसी डिज़ायर की वजह से आपकी मुलाकात भी हुई शाह महमूद कुरैशी साहब से या दीगर लोगों की मुलाकातें भी हो रही हैं और कहीं ना कहीं बात भी होती है। तो क्या आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम ये समझें कि ये डिज़ायर अब भी मौजूद है या ये डिज़ायर ख़त्म हो गई है और वो जो ट्रेन थी वो स्टेशन से गुजर गई है और आप भी क्या उस ट्रेन के अंदर बैठ के चले गए हैं या दोबारा कोशिशें जारी रखेंगे? कोशिशें तो जारी ही रहेंगी। देखिए, हल कोई नहीं है ना। ये कहना कि गुस्से में बहुत हैं जी, गुस्से में बहुत हैं जी, तो फिर क्या आगे क्या करें? ये खाली गुस्से से तो मुल्क नहीं ना चलता। आपने अपनी जो पॉलिटिक्स है, आपने जो अपनी इकॉनमी है, इदारे हैं, उनको बनाना है, करना है, आगे करना है, और उसका हल गुस्से में नहीं है, उसका हल होश में है। जोश से के बजाय होश से काम लेने की ज़रूरत है। और इमरान खान पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी 2/3 मेजॉरिटी ने तो देखें उन्हें वोट किया है अभी 8 फरवरी में, तो वो एक शख्सियत का मसला नहीं है। एक बहुत बड़ी जो आबादी है पाकिस्तान की, जो वोटर है, वो उनके साथ खड़ा है। लिहाजा उनको उनकी जो बातें हुई हैं या चीज़ें हुई हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि क्रिटिसिज्म जो DGISPR ने किया है वो भी कोई आउट ऑफ प्लेस उस तरह से नहीं है कि जो कैंपेन्स हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, वो भी तो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि हमें टेम्परेचर नीचे लाने के लिए अपनी एफर्ट्स को जारी यानी रखना है। इस सब के बावजूद बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह कहा गया कि इमरान खान की मुलाकात नहीं हो रही थी, फिर मुलाकात कराई गई और बार कहा गया था कि इससे कोई सोशल मीडिया पर या कोई पॉलिटिकल बयानियां बाहर ना आए, सिर्फ इमरान खान की सेहत के हवाले से फिक्रमंद है उनकी फैमिली, तो उनसे मुलाकात करा दी जाए। वो मुलाकात कराई और अपनी बहन के जरिए जो मैसेज बाहर आया और फिर जिस तरह सोशल मीडिया पर उसको ट्वीट किया गया इमरान खान के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, और फिर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो अपने MNAs को गद्दार कह देता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो हैं वो उससे डिस्टेंस कर रहे हैं, उसमें शेख वकास अकरम हैं, खुद सलमान अकरम राजा हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान का बयानिया असल मसला है, जिस तरीके से सोशल मीडिया उसको फैला रहा है वो असल मसला है? इसमें असल बुनियादी रुकावट है क्या? मीडिया बहुत बड़ा मसला है और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ज़्यादातर लोग जो डिसीजन मेकिंग में भी आते हैं, 50 साल के ऊपर के जो लोग हैं, वो सोशल मीडिया को समझते नहीं हैं। उनको पता नहीं कि वो फंक्शन कैसे करता है। वो ये समझते हैं कि वहाँ पे ये ऐसे ही है कि अभी इफ़ान जो है उसने जब वो वहाँ पे न्यूयॉर्क में इधर वाशिंगटन में 2 अमेरिकियों पे हमला कर दिया, तो अब सारे अफगानियों के ऊपर जो है वो मुसीबत आ गई है।
हालांकि अगर आप उसकी वीडियो देखें तो आप देखेंगे उससे हमदर्दी होगी आपको कि बेचारा किस कदर फ्रस्ट्रेटेड और किस कदर साइकोलॉजिकली एक प्रेशर में है। लेकिन वो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो सबको सहने पड़ रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया में क्रिटिसिज्म करते थे गवर्नमेंट के ऊपर, उनको आपने जो है वो जेलों जुलों में डाल दिया या डरा डरू दिया। अब यहाँ पे स्पेस सिर्फ बची ही बाहर बैठे हुए मीडिया की है, जो कि बहुत अग्रेसिव है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी कवानीन अप्लाई नहीं होते, और वो उस एक नई जो इस वक्त टेक्नोलॉजी है इंटरनेट का इस्तेमाल करके तो वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। उसका कोई हल आपके पास है नहीं। काउंटर नैरेटिव जो हैं गवर्नमेंट के वो बहुत कमज़ोर हैं, और मीडिया स्ट्रेटजी तो गवर्नमेंट की मुकम्मल फ्लॉप हो चुकी है। सिर्फ इश्तिहारों पे पैसे देने से या अंग्रेजी चैनल बना लेने से तो नहीं मीडिया नैरेटिव्स। लेकिन फवाद साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो मुल्क के अंदर स्पेस ढूंढ रही है ना, वो स्पेस कैसे मिलेगी, ये एक बुनियादी सवाल है। अब जब आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मीनवेल पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो सोशल मीडिया है ऑफिशियल, वो मीनवेल उसी चीज़ को, उसी रविश को बरकरार रखे हुए है जिसकी वजह से उन पर तनकीद होती है और जिसकी वजह से ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने बहुत कुछ कर लिया, CM चेंज करके देख लिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब फिर क्या समझें कि अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जिस हद तक महदूद किया गया या जो इस वक्त उनकी पॉलिटिकल पोजीशन है वही रहेगी या कोई तब्दील भी होगी? 5 साल के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सियासी रहनुमाओं को, इमरान खान को और वोटर्स को इंतजार करना होगा मजीद? बात यह है कि स्पेस तो क्रिएट होगी जब वफाकी हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और तहरीके इंसाफ तीनों पाकिस्तान के अंदर सियासी टेम्परेचर नीचे लाने पे एग्री होंगे। इन तीनों फ्री कैन में से अगर एक भी ये चाहता है कि पाकिस्तान में टेम्परेचर नीचे नहीं आए तो वो नीचे नहीं आ सकता अपनी पॉलिसी बना। इमरान खान के फवाद साहब नैरेटिव के हवाले से आज DGISPR ने भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान का नैरेटिव अपनी हुकूमत की कारकर्दगी या अपने को प्रोजेक्ट्स या इस तरह की नहीं है, बल्कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो इस सारी सूरत हाल के अंदर वो फौज पर तनकीद ही है। आप समझते हैं कि इमरान खान को इटसेल्फ खुद U-टर्न लेना होगा? इमरान खान एक तरफ खुद कहते हैं कि मैं इस हुकूमत से बात नहीं करूंगा, मैं तो बात उधर ही करूंगा जो ताकत का महवर है, और दूसरी तरफ फिर तनकीद भी उन पर करते हैं। तो एक डेडलॉक तो बरकरार है, और ये सवाल पहली दफा नहीं हो रहा, हर बार होता है जब तनकीद की जाती है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से कि ये डेडलॉक कहां जाकर टूटेगा और कैसे टूटेगा। अपने आपों का डेडलॉक तोड़ने के लिए तो तीनों फ्री कैन जो है उनका एक कंसेंसस जरूरी है ना, कि वो नीचे लाने को भी तैयार हो। देखिए, इमरान खान साहब का तो बिल्कुल ही ये बात समझ नहीं आती ना कि आप एक तरफ तो रोज जो है वो अगर आर्मी चीफ के खिलाफ जो है या फौज के खिलाफ जो है आप कोई बातें करेंगे, बयान देंगे, ट्वीट करेंगे, और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि नहीं बात भी हमने इन्हीं से करनी है। तो ये बड़ी कंट्राडिक्टरी अप्रोच है। तो यही चीज़ जो है वो मैंने तो जब मिला हूँ तो मैंने तो पहले भी खान साहब से यही बात कही है कि हम पॉलिटिशियन हैं, हम कोई बंदूकें उठा के तो नहीं ना चढ़ सकते पहाड़ों पे, और स्पेस क्रिएट करने के लिए हमें पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। तो अब भी मेरा यही ख्याल है कि PTI का जो इस वक्त नैरेटिव है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन है, उस अग्रेशन को कम करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको रिलीफ देना ज़रूरी है ताकि पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो नीचे आए। या तो देखिए आप इमरान खान को ऑल्टरनेटिव बना सकें 3 साल में जो नहीं बन सका, या फिर आपको पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाना है और कोई स्पेस क्रिएट करनी है। मेरी नज़र में तो तीसरा कोई रास्ता नहीं। फवाद साहब, ये पॉलिटिकल टेम्परेचर लाने वाली बात आप कर रहे हैं, कोट लखपत से कोई कुछ भी कहे, खत भी लिखे, आप मुलाकात के जरिए पैगाम लेकर आए कि बातचीत से मामलात हल होने चाहिए, होना तो वही कुछ है ना जो इमरान खान खुद चाहेंगे। और अब पार्टी का कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो खुद इटसेल्फ आकर कोई मामला तय कर सके, और ना ही पार्टी में किसी को इतना दिया जाता है, मैंडेट दिया जाता है। तो फिर अब बाकी पार्टी करे क्या, क्योंकि इमरान खान का तो वही बयानिया है और वो उसी पर है। कोशिश तो यही है कि जो कोट लखपत के कैदी हैं उनको कोई रिलीफ मिले, वो लोग आके एस्टेब्लिशमेंट से भी बात कर सकें, इमरान खान से भी बात कर सकें। क्योंकि देखिए ना, PTI की मौजूदा लीडरशिप, बाहर तो कोई लीडर है नहीं PTI के अंदर,
जो हैं उनकी इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि उनके साथ कोई संजीदा गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जा सके। तो अब इशू यही है कि ये लोग जो हैं जो बाकी बचे हैं जो कि कोट लखपत जेल में हैं, उनको कोई हुकूमत रिलीफ दे, वो रिलीफ जो है उसके साथ जो है वो हम कोई आगे बात बढ़ा सकें। दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड, क्योंकि ये जो 4-5 लोग हैं इनका इन्फ्लुएंस है पार्टी में भी, इमरान खान के ऊपर भी। और हम समझते हैं कि अगर बातचीत का आगाज़ हो और इन लोगों से हो तो ये एक बात आगे और बढ़ ये जो बाकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, आप भी यही समझते हैं कि इसी तरह मामलात को जो है वो आगे लेकर चला जाएगा तो तभी पार्टी के लिए बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार सना मिर्ज़ा साहिबा और हसन खान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक जो है वो डिटेल राय रखते हैं इन तमाम तो सूरत हाल पर। जनरल साहब, एक सबसे पहली चीज़ ये जानना चाहूँगा, आपसे आगाज़ करूंगा कि हमने देखा नहीं कि जो है वो फ़ौज का इदारा डायरेक्टली किसी पर इस तरह बात करे, और आज बार बार DGISPR साहब ने इस बात की वजाहत भी की कि हम इस तरह बात नहीं करते, लेकिन बहुत बात हो चुकी थी जिसके बाद हमें रिस्पॉन्स करना पड़ा। तो आप कैसे देखते हैं इस सारे माहौल को, इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, वो सवाल जवाब जो सहाफ़ियों के साथ हुए, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और आप क्या देख रहे हैं कि आने वाला पाकिस्तान का पॉलिटिकल नेक्सस या पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल माहौल क्या होने वाला है? ये एक सियासी जमात के खिलाफ जो कुछ भी बात हो रही थी, ये हमारी सियासी हुकूमत का काम है बात करना। ये हमारी सियासी हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है इदारे की हुर्मत और तक़रीम की हिफाजत करना। सियासी हुकूमत को आई एम श्योर इदारे ने कई दफ़ा ये बात बताई होगी और जो चीज़ भी सामने लाई गई है वो हुकूमत के साथ शेयर की गई होगी। तो हुकूमत ने अपने आप को, मेरा समझता हूँ कि शायद वो ये समझते हैं उनकी पजीराई नहीं है अवाम में, या उनकी बात लोग सुनते नहीं है, मानते नहीं हैं, या वो उनकी स्टैंडिंग नहीं है कि वो ये बात करें, अवाम इसको तस्लीम कर लें, तो मजबूरन इदारे को खुद सामने आकर ही बात करनी पड़ी। तो ये जब कुछ हो चुका हुआ है, इतनी सारी बातें हो चुकी हुई हैं, तो अब फिर जो बॉल है सियासी हुकूमत के कोर्ट में है कि वो क्या एक्शन लेती है। उनके एक सियासी जमात के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सियासी हुकूमत का काम है ये, और सियासी हुकूमत जो भी एक्शन लेगी उसको बहुत सारे अवामल को ज़ेर नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हम देखते आए हैं सियासी जमातों पे बैन भी लगे हैं, उनकी लीडरशिप कैद भी हुई है, लेकिन वो सियासी जो नासर हैं वो मुख्तलिफ दूसरी सूरतों में मुआफ़ करके आ जाते हैं सामने। तो ये फिर सियासी हुकूमत को सब कुछ जांच बूझ कर, बड़े वाज़ेह तौर पर सोच कर समझ कर, ताकि आने वाले जो पाकिस्तान है वो बेहतरी की तरफ जाए, बजाय इसके कि जनरल साहब, आप ये समझते हैं कि अगर एक जमात जो कि जिसने सियासत करनी है वो सियासी जमातों को टारगेट करने की बजाय वो एक मुल्क के इदारे और फौज को टारगेट कर रही हो, तो फिर इस तरह का जवाब ही बनता था, या जिस तरह का जवाब दिया गया यही आना चाहिए था? जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो उन्हें टारगेट कर रहे हैं फौज को। फौज की हुर्मत और तकरीम प्रोटेक्ट करना किसका काम है? बैटल फील्ड में तो फौज का अपना काम है। फौज अपनी जंग में, लड़ाई में दहशतगर्दी के खिलाफ अपने आप को बारहा ये साबित करती चली आई है कि वो अपने काम में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जोर सब कुछ कुर्बान कर रही है इसमें। ठीक है। तो ये जो फौज को जो टारगेट बनाया जा रहा है, इस टारगेट को अपनी तरफ डाइवर्ट करने के बजाय हुकूमत क्यों चुप करके बैठी हुई है? क्यों उसके ऊपर बात खुद नहीं कर रही? हुकूमत क्यों नहीं फ्रंट फुट पे आकर सियासी जमात के साथ मुकाबला कर रही, बात कर इनके साथ? ये वजह है, ये जो है, ये हुकूमत ने खुद जो स्पेस छोड़ी हुई है, जिस वजह से इदारों को मजबूरन सामने आना पड़ा। बात करनी चाहिए थी सियासी हुकूमत को। ठीक है, आप ये समझते हैं कि उस प्लेटफॉर्म से ये एतराज़ आना चाहिए था जहां से ऑलरेडी आता भी है। सना मिर्ज़ा साहब, हम बात करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से, और फिर उस पर कुछ लोग ये बात करते हैं कि तमाम जमातों को कहीं ना कहीं बैठकर बात करनी होगी, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जब हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर एक जमात की जाने से बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जाती है। आप वहाँ पर मौजूद भी रही, तो क्या माहौल रहा वहाँ पर? क्योंकि एक तो वो सेशन हुआ क्वेश्चन आंसर्स का, और उसके बाद भी यकीनी तौर पर आपकी मुलाकात हुई होगी मुख्तलिफ लोगों से वहाँ पर, तो ओवरऑल माहौल क्या रहा वहाँ पर? बहुत शुक्रिया ज़ौक, देखिए टाइम देने के लिए शो में। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरा ख्याल है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो माजी की जो पिछली चंद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज रही हैं उससे थोड़ी सी एग्रेसिव थी। मैं बड़े एहतियात के साथ लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट रेस किए हैं जिसको मैं फर्दर आगे बढ़ाना चाहूंगी। एक तो उन्होंने बात की
कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से होनी चाहिए थी। अब मसला ये है कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से होती, लेकिन वो तमाम हकाइक जो मीडिया के सामने रखे गए, जो सोशल मीडिया के ऊपर हेट्रेड कैंपेन्स, जो तमस्खुर उड़ाना, जो क्रिटिसाइज करना हमारे इदारों को और इदारों के सरबराहान को, जो एक पूरी कैंपेन चलाई गई और पूरा ये बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नाम लिए बगैर जमात का, कि वो अपना नैरेटिव बनाती कैसे है, वो स्प्रेड कैसे होता है, स्प्रेड होकर वो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया में किस तरह फैलता है, उसके बाद उसको भारत किस तरह उठाता है, भारतीय मीडिया किस तरह उठाता है, फिर भारतीय डिजिटल मीडिया कैसे उठाता है, और फिर उसके बाद अफगान मीडिया, और उसके बाद आखिरी स्टेप के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया। ये एक पूरा विशियस साइकिल है और इस साइकिल को उन्होंने तमाम मीडिया के सामने इलॉबरेट किया और बताया कि ये कैसे कैंपेन चलाई जाती है। अब इशू ये है कि क्या हमारी रियासत को इस बारे में नहीं पता होगा। एक जो पॉइंट अभी गुलाम मुस्तफा साहब ने रेस किया कि बैन की बात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, लेकिन वो बैन बिल्कुल दुरुस्त कहा गया है DGISPR की तरफ से कि देखिए हम रियासत के अंदर काम कर रहे हैं, रियासत हमारे अंदर काम नहीं कर रही है, हम एक इदारा है, हम अपनी रिजर्वेशन को शो कर सकते हैं, अपने तहफुजात को आगे हुकूमत के बता सकते हैं, लेकिन जो रियासत है वो तमाम उमूर चला रही है इंक्लूडिंग इदारे, तो वो उसकी जिम्मेदारी है और उसकी डोमेन में आता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बैन लगाते हैं या नहीं लगाते। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये उस पॉइंट के ऊपर जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड लेवल, जिसको कहते हैं कि एक मैक्सिमम अपना जो है वो रीच कर चुके हैं ये इदारे बर्दाश्त का, और उसके बाद मीडिया के और हुकूमत दोनों के सामने ये हकाइक रखे गए हैं कि आपको अब कुछ करना पड़ेगा। इससे ज्यादा हमारा टेम्परामेंट नहीं, क्योंकि जो अल्फाज थे DGISPR के, उन्होंने कहा कि इनफ इज इनफ, पाकिस्तान में अब ये झूठ और फरेब का जो बयानिया है ये अब मजीद नहीं चलेगा। और उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली कहा कि अब इन तमाम चीजों की इजाजत नहीं दी जाएगी, ना नेशनल मीडिया के ऊपर, ना डिजिटल मीडिया के ऊपर, ना ही किसी किस्म की किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये तमाम चीजें नहीं होंगी। और ये मैसेज सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं था, बल्कि ये वो नैरेटिव था या ये वो स्टांस था जो कि इदारों ने अब स्टैंड आउट किया है, क्योंकि जो मजाक उड़ाया जा रहा था और जो क्रिटिसिज्म हो रहा था सिर्फ एक नोटिफिकेशन पे, वो भी एक इसकी मिसाल है। और उन्होंने पिछले कुछ दिनों में तवातुर के साथ जो मुख्तलिफ मिसालें रही उन्होंने उनको कोट किया विद एग्जांपल्स, और उन्होंने बताया कि देखिए ये कब कब किस तरीके से ये पूरी कैंपेन्स प्रोसीड हुई और किस तरह इनका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आया। तो मेरा ख्याल ये है कि अब ये हुकूमत को सोचना होगा। बड़े अफसोस की बात है कि ये तमाम चीजें जो है वो हुकूमत को रखनी चाहिए थी, लेकिन अगर बादल ना खास्ता एक इदारे ने स्टेप आउट करके ये काम किया है तो अब इसको हुकूमत को टेकअप करना पड़ेगा। उनको इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये बात करनी पड़ेगी कि देखिए आप पॉलिसीज के ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सिस्टम के ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से DGISPR ने आज एक जुमला कहा कि देखिए जो फौज है वो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान से ही फौज है, फौज से पाकिस्तान नहीं है। तो इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई बयानिया बनाती है और वो रियासत के अफवाज के खिलाफ जाता है तो वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं जाता, वो पाकिस्तान के नुकसान में जाता है। तो अगर आप पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं और आप पाकिस्तानी हैं तो आपको फिर एक रेड लाइन अपनी क्रॉस करनी पड़ेगी कि वो आपने क्रॉस नहीं करनी है। और आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप चाहे अपनी सियासी स्ट्रगल के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, कम से कम वो उस अंदाज में ना हो कि भारत और दीगर जो इस किस्म के बैरूनी अनासिर हैं जो कि पाकिस्तान के लिए मौका ढूंढते हैं पाकिस्तान को बदनाम करने का, वो यानी उनको आप प्रोपेगेंडे का एक मौका फराहम ना करें, उसको एक हदूद के अंदर होना चाहिए, एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। और खास तौर पर हम आजकल जो AI जनरेटेड वीडियोस जिस तरह की सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो नजर से गुजरती हैं, उसमें बहुत बेहुदा कंटेंट भी होता है जो कहीं ना कहीं तो बनाया जा रहा है, कोई ना कोई तो उसको प्रोपेगेट कर रहा है, तो वो रेड लाइन अबूर करते हुए दिखाई देती है। हसन खान साहब को मैं शामिल गुफ्तगू करूंगा। हसन खान साहब, मैं स्पेसिफिकली KPK का जब जिक्र किया गया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, CTD की अहलियत पर बात की गई, अफगान कैंप्स पर बात की गई, KPK के हालात इस वक्त हैं कैसे, वहां पर माहौल है क्या? इसमें तो कोई शक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा वो ख़राब है। और ये नहीं है कि किसी पार्टिकुलर एरिया में, ये जो हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के जो जुनूबी अजला है, जो कि कोहाट से डाउन हम कहते हैं, बनू है, लक्की है, हांगू है, वजीरिस्तान है, डेरा इस्माइल खान है, टांग है, या औरंगज़ है, कुरम वगैरह, इसमें तो मैं कह सकता हूँ कि ये हुकूमती रेट जो है यहाँ पे हार्डली एग्जिस्ट करती हैं, ख़ासकर जब अगर आप शाम के बाद जो है यहाँ पे कोई नहीं जा सकते और बाहर के लोग तो वैसे भी नहीं जा सकते, तो हुकूमती रेट की तो यही हालत होती है। इस तरह अगर आप देखें फिर बाजो और दीर और स्वात में आए रोज़ भी वहाँ पे जो शिद्दत पसंद है उनकी मौजूदगियाँ पाई जाती है। अनफॉर्चुनेटली पुलिस, आप देख रहे हैं कि हमारी पुलिस जो है खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी बहादुरी से मुकाबला कर रही है, लेकिन ना उनके पास असलहा है,
ना उनके पास जो है जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, ना उनके पुलिस स्टेशन जो है इस काबिल है कि वो किसी बुलेट का जो है उसको रोक सके। और जो आज से 10 साल सॉरी आज से 10 साल 5 साल पहले जो पुलिस स्टेशन खराब हो चुके हैं वो उसी खराबी हालत में है। किसी भी पुलिस स्टेशन के पास कोई भी जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है। तो पुलिस बेचारे तो है वो रॉ ब्रेवरी से मुकाबला कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हुकूमती साइड से मैं ये कह सकता हूं विदाउट एनी फियर ऑफ कंट्राडिक्शन कि हुकूमत की तरफ से कोई संजीदगी नहीं है। और यानी वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई उन्होंने वापस कर दिया, वो तो विफाक के साथ कोई ताल्लुक कायम करने के लिए भी रेडी नहीं है और उस तरह बात करने के लिए भी रेडी नहीं है। जनरल साहब, अब इस सिचुएशन के अंदर मामला यह है कि जिस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल अकाउंट से किया जाता है और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा अपने आप को दूर कर रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर, शेख वकास अकरम साहब हो गए या दीगर रहनुमा हो गए, वो कहते हैं कि उनका ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया नहीं है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप समझते हैं कि ये खुद उनके लिए मुसीबत पैदा कर रहा है, क्योंकि जब तक बात पॉलिटिक्स की होती, पॉलिटिशियंस तक होती तो बात ठीक थी, और फिर खुद इमरान खान इस हुकूमत से भी बात नहीं करना चाहते, वो जिन पर तनकीद करते हैं उन्हीं से कहते हैं कि मैंने बात भी करनी है, तो वो खुद एक लूप के अंदर आपको लगता है फंस गए? जो जहाँ तक सियासत की थोड़ी बहुत मुझे समझ आई है, और ये हमारे इलाके के बहुत मशहूर सियासतदान हैं, ये मधु भट्टू साहब, उनसे मैंने एक दो पूछा, मैंने कहा जी सियासतदानों में और फौजियों में फ़र्क क्या है? उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जी फौजी जो हैं वो कंसेंसस टेक इट फॉर ग्रांटेड, सियासतदान एबिलिटी रखते हैं कि मिनिमम जो है ना, मिनिमम बेर मिनिमम पे कंसेंसस बिल्ड कर सकते हैं, और यही वो सियासत के सियासतदानों की खूबी है जो उनको ये मुमताज़ करती है, उनको ये हक, जिस वजह से वो मुल्क के मामलात को चलाने में कंपैरेटिवली समझा जाता है कि बेहतर काम कर सकते हैं वो। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ इस वक्त इस तरफ बात चल नहीं रही। पीटीआई मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि उनको कोई हक नहीं पहुँचता कि पाकिस्तान की अफवाज पर, इसकी लीडरशिप पर आप इस किस्म के जो मज़ाक़ खेज़ और जो इस किस्म की तहज़ीक आमेज़ बात करें उससे, इसलिए कि फ़ौज भी आपकी है, इसी निकली है, इसी कौम से उड़ी है, और जो फ़ौज की लीडरशिप है वो इन्हीं फ़ौजियों से आगे बढ़ के सामने आई है। अगर आपका खुदा न खास्ता किसी भी तरीके से दुश्मन की कोशिश हो, आप उसमें शामिल हो जाएं, या आपकी वजह से दुश्मन को कामयाबी मिले, जिससे आपकी लीडरशिप के ऊपर कौम का या फौजियों का अपने एतमाद में कोई कमी आए, तो आप नुकसान किसका कर रहे हैं? फौज का नुकसान कर रहे हैं तो फौज का नुकसान होगा, किसका नुकसान होगा? ये मैं पहले दिन से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद तहरीक इंसाफ के मेरे दोस्तों को ये बात समझ आ नहीं रही है। बात जर्नैल कोई ऊपर से नहीं आ जाता, जर्नैल बनता है और पीरियड ऑफ टाइम 35-40 साल लग के बनते हैं उसको। उसमें तो आप अगर तहज़ीक शुरू कर देंगे फौज की लीडरशिप के ऊपर, या जिस तरीके से कोशिश की जाए कि इसमें कोई फ़र्क नज़र आए कि आम फौज में और लीडरशिप में, वो सबसे ख़तरनाक इक़दाम हो सकता है मेरी नज़र। तो इसलिए जो तहरीक इंसाफ के समझदार लोग हैं वो तो कभी इस बयान कोई सपोर्ट नहीं करेगा इसको। कोई जो भी अनासर इस तरफ लगे हुए हैं वो अपने लिए भी और पाकिस्तान के भी ठीक नहीं कर रहे हैं इसमें। लेकिन अभी जिस तरह अभी सानी बात कर रही थी, मैं फिर दोबारा ये आपसे बात करना चाहूँगा, वो इसलिए कि ये बेसिकली सियासी मामलात हैंडल करना सियासत का, जायदानों का काम। एक सियासी जमात गलत काम कर रही है, उस पे उस इदारे को उठ के जब बोलना पड़ेगा तो उस इदारे के अंदर देखिए किस कदर ज्यादा गुस्सा होगा। जब DGSPR आके बात कर रहे हैं तो अपनी जात से बात नहीं कर रहे, वो अपनी फौज पूरी का जो फीडबैक है वो अवाम के सामने रख रहे हैं। तो ये अच्छा नहीं है, ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी आप समझते हैं कि नुकसानदेह। सना मिर्जा साहिबा, अब अभी हमारे साथ फवाद चौधरी साहब पहले इससे के अंदर मौजूद थे प्रोग्राम के, तो उनकी जानिब से कहा गया कि बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका दिया गया। जिस तरह उनकी शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात होती है, या इमरान खान की वो सुबह सवेरे जेल खोल के मुलाकात करा दी जाती है, या दीगर मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन बार बार इस अपॉर्चुनिटी को लिया नहीं गया। इस वक्त जिस मौके पर मौजूद है, इससे पहले तक बात तो यही होती थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बंद गली के अंदर दाखिल हो गई है, लेकिन आज वाकई लग रहा है, सियासत के बारे में तो कहा जाता है कि सियासत में कोई बंद गली नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह तासुर है कि बंद गली के अंदर दाखिल है। अब फ्यूचर क्या लगता है आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? क्या अगले 5 साल इसी तरह जो इस वक्त मौजूदा हालात में हो रहा है उसी तरह होगा,
या तब्दील भी हो सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये सवाल बहुत गहरा है। उसकी वजह ये है कि ये हमारी पूरी जो सियासी निज़ाम है, उसकी एक तरीके से उसके नंगपन को ज़ाहिर करता है। अब आप मुझे बताएँ कि नवाज़ शरीफ साहब सियासत में किस तरह लाए गए, इमरान खान साहब किस तरह लाए गए, भुट्टो साहब किस तरह लाए गए, हम सबको पता है। लेकिन जो लीनियंसी, जो ताउन, जो क्या कहना चाहिए सॉफ्ट कॉर्नर खान साहब के लिए था, नवाज शरीफ साहब को जब इख्तिदार से हटाया गया, कभी भी उनके लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर कभी मौजूद नहीं रहा। भुट्टो साहब को जब हटाया गया, वो मौजूद नहीं रहा। लेकिन इमरान खान साहब के लिए जितनी बर्दाश्त, जितना तहम्मुल का मुजाहरा हमारी अफवाज ने किया, मेरा ख्याल है कि इसको सलाम पेश करना चाहिए। उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि खान साहब की फॉलोइंग तो थी, लेकिन खान साहब के हवाले से करप्शन का कोई सच परसेप्शन मौजूद नहीं था। ये अलग बात है कि उनके खानदान ने करप्शन की माशाल्लाह मिसालें कायम की हैं, लेकिन उनके अपने ऊपर कोई दाग मौजूद नहीं था। अच्छा, अब कुछ कुदरती भी चीजें थी जिसकी वजह से उनके हवाले से बड़ी बर्दाश्त किया गया, क्योंकि अब हम साल 2025 में हैं, हम एक एडवांस फेज में जिंदगी गुजार रहे हैं। माजी की सियासत नहीं है ये, लेकिन अब इशू ये है कि खान साहब को आपने कहा मौका क्या दिया जाएगा। मेरा ख्याल है अगले 5 साल बहुत दूर की बात है। अगर आप पिछले 1 साल की भी बात कर लें, आप 9 मई के बाद की भी बात कर लें, आप 26 नवंबर तक की भी बात कर लें, तो मुझे ये बताएं, आप भी बखूबी जानते हैं कितनी मर्तबा खान साहब को मौका दिया गया। कभी कहा गया बनीगाला आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं आपकी एहलिया के साथ, कभी ये कहा गया आपको बाहर भेज देते हैं, कभी ये कहा गया कि आप खामोशी से कुछ अरसे के लिए जो है वो जेल में अपनी जो सियासी एक्टिविटीज है इनको खत्म कर दें। कभी वो किसी इंटरनेशनल मीडिया को आर्टिकल अंदर से बैठ के लिख के दे देते थे, कभी जो है वो कोई इंटरव्यू दे देते थे, कभी वो ऐसी कोई बात करते थे जो मुजीबुर रहमान और इस किस्म की जो शख्सियात के हवाले से ट्वीट्स करवा देते थे। अब आज पूरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मसला ये भी रहा कि जी खान साहब के ट्विटर अकाउंट से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट से ऐसी कोई चीज ट्वीट होती है जिसके बाद पूरा माहौल तबाह हो जाता है सोशल मीडिया का, और तूफानी बदतमीजी बर्पा हो जाता है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर माहौल किसी हद तक ठंडा करने की कोशिश भी की जाती है, तो खान साहब इंटेंशनली या खान साहब की सोशल मीडिया टीम इंटेंशनली, आई डोंट नो व्हाटसोएवर किसकी वजह से, वो उस माहौल को खराब कर देते हैं। जब कभी इनकी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग मामलात को ठंडा करके बातचीत का माहौल बनाते हैं, खान साहब कहते हैं जी जाकर मुज़ाकरात करो, लेकिन जब मुज़ाकरात करने बैठते हैं तो उनके पास राइट्स ही कुछ नहीं होते। वो कहते हैं जी हर चीज हम खान साहब से पूछकर बताएंगे। आपने भी खुद मिसाल दी आजम स्वाति साहब की, सुबह 7 बजे मिलने के लिए वो चले जाते हैं, फवाद चौधरी साहब चले जाते हैं, फैसल वाडा साहब चले जाते हैं, लेकिन उन तमाम लोगों से बातचीत के बाद भी अगर खान साहब अपने स्टांस पर कायम है, तो या तो उनके स्टांस में कोई मसला है, या फिर उनको जो लोग जाकर मैसेज कन्वे करते हैं उनकी कम्युनिकेशन में कोई मसला है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतना लेवरेज किसी सियासी शख्सियत को दिया जाए और उसके बावजूद भी जो है वो किसी भी तरीके से बातचीत के लिए तैयार ना हो। अब वो जो उनकी एक ही बात है, मैं कोई उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। अगर आपको किसी मसले को हल करना है तो आपको उसके लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। आप मुजाहिमत का रास्ता जो है साल 2025 में इख्तियार नहीं कर सकते। ना ये वो 90s की सियासत है, इख्तियार कर भी नहीं सकते। नवाज शरीफ साहब के हवाले से मामला थोड़ा मुख्तलिफ था। नवाज शरीफ साहब के पास शहबाज शरीफ साहब थे। नवाज शरीफ साहब अगर एक तरफ कोई और बयान बना रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब और तरफ जाकर बातचीत कर रहे थे, और उसी बातचीत से वो मामला हल भी हुआ। मैं आपका एक पॉइंट कहना चाहूंगी, मैं इसलिए विद ड्यू रिस्पेक्ट डिसएग्री करूंगी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एक दफा डीजीआई का नाम लिया था, अगर आपको याद हो। उसके बाद उनके ऊपर कितना क्रिटिसिज्म हुआ था और उसके ऊपर कितना नजला उनके ऊपर उनकी सियासत पे गिरा था, ये आप भी जानते हैं। खान साहब बबांगे दोहल हर जगह नाम लेते रहे हैं, और अब तो दूर की बात क्यों जाए, उनकी बहनें उनसे बाहर मिलकर आती है तो वो जनरल आसिफ मुनीर साहब से शुरू करती हैं और उनके ऊपर खत्म करती हैं। देखिए, ये एक हमें कौमी जो हमारा एक सिस्टम है, जो हमारा एक दिफाई निजाम है, उसके साथ लाख इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कम से कम ये चीजें इंटरनेशनल मीडिया या लोकल मीडिया के सामने आकर उनको नाम लेके क्रिटिसाइज करना, मैं कहती हूँ ये सरासर ज्यादती है। ये सिर्फ आप पाकिस्तान का मजाक नहीं उड़ा रहे, बल्कि अपनी अफवाज का भी मजाक उड़ा रहे हैं। और इस हिकमत अमली को बज़ाहिर एक बड़े पैराए में देखा जाए तो शायद तब्दील करने के हवाले से बहुत तज्जियाकारी ये राय भी रखते हैं। हसन खान साहब, अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत कुछ किया, 9 मई के बाद भी काफ़ी कुछ पार्टी के अंदर किया गया कि शायद कोई मतलूबा नताइज हासिल हो सकें। उसके अंदर एहतजाज की कॉल भी दी गई। सबसे मेन चीज़ थी CM KPK की तब्दीली, बहुत सी कमेटियां भी तब्दील की गई। ये CM KPK की तब्दीली, अली अमीन गंडापुर साहब को तब्दील किया गया, और जब लाया गया नए CM को, तो ये फ़ायदेमंद रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, या इससे नुकसान ज़्यादा हुआ है पार्टी को अब तक? मेरे ख्याल में बड़ा ये जो गंडापुर साहब थे, तो उस वक्त और जो हुकूमत तकरीबन 2 साल वो कर चुके थे या 1.5 साल वो कर चुके थे, उसमें बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात थे। एक तो करप्शन के इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा थे, और मतलब है कि बैड गवर्नेंस के इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा थे गंडापुर पे, और साथ ही जो है पार्टी के अंदर इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा थे। उससे पार्टी का कैडर जो था
खैबर पख्तूनख्वा में वो तकरीबन सब नाराज थे। तो अब इस फैसले से ये हुआ कि जिस तरह पीटीआई का होता है कि सारा इल्ज़ाम गंडापुर पे डाल दिया, जैसे कि जो भी हालात थे उसकी जिम्मेदारी गंडापुर की थी, तो गंडापुर को हटा के वर्कर को ये इंप्रेशन दिया गया कि जी देखिए आप लोगों के इल्ज़ामात और ये करप्शन और जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन की बातें थी वो बंदा हमने हटा दिया, अब नया बंदा लेके आए हैं। और ये जो सुहेल आफरीदी है ये यंग है, डेफिनेटली एजुकेटेड भी है, कबायली इलाकों से ताल्लुक भी है, और फिर जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है उससे ताल्लुक भी है। तो ज़रा जो यंग है पीटीआई के वर्कर्स जो है उसमें ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो ये पार्टी के लिए मेरे ख्याल में एक नई, आप कह सकते हैं कि एक नया जज्बा और एक नई उम्मीद पैदा की गई है। लेकिन जहां तक गवर्नेंस का ताल्लुक है, मैं नहीं समझ रहा हूं कि उसमें अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नजर आई है या सुहेल आफरीदी साहब ने वो संजीदगी दिखाई हो जो कि होनी चाहिए कि इस वक्त उनका अपना हल्का जो है मतलब यह है कि खैबर जिला जो है, तिरा का इलाका जो है, वहां पे आपको पता है कि गुज़िश्ता कई महीनों से हालात खराब है और मिलिट्री ऑपरेशंस की बातें हो रही है। लोग जो है वो कुरान हाथ में लेकर जरगा भी लेके गए थे, तो अपनी उनके जो कंस्टिट्यूएंसी है वो इंतहाई वहां पे हालात खराब है। तो मैं नहीं देख रहा हूं कि सूबे के लिए इससे कोई फायदा हो गया है, लेकिन पीटीआई के लिए डेफिनेटली इसमें फायदा है सुहेल आफरीदी को चेंज करने में। ठीक, जनरल साहब अब ये मामला इससे आपसे बेहतर इसको कोई नहीं समझ सकता कि जो दहशतगर्दी का मामला है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर फ्रंट पे जो है वो मुकाबले की एक फ़ज़ा पैदा की हुई है, वो सूबे के अंदर सिक्योरिटी का मामला हो, वो सियासी सूरत हाल हो या वो बयानबाजी हो। अब ख़ास तौर पर जब जिक्र किया जाता है खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के हवाले से, तो उसमें वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है उसका रोल सबसे अहम होगा। जब तक वो ताउन नहीं करेगी तो मामला उस तरह आगे नहीं बढ़ेगा। और एक तलवार तो उन पर गवर्नर राज की भी लटक रही है इस वक्त, जब वो एहतजाज की बात करते हैं और सब ये बातें होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं जो मुल्क के लिए बेहतर है उसको ज़रा अपनी पार्टी से आगे रख कर देखना होगा, जिसमें सिक्योरिटी का मामला अहम है, ये सूबे का मामला अहम है, ये सूबे के आवाम के फ़ायदे के लिए? क्योंकि हर मामले में जो मेरे नज़दीक पैमाना है वो पाकिस्तान है। जो भी आप इक़दाम उठाते हैं इंडिविजुअली या बहसीत पार्टी, अगर वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है तो कोई उसको, मैं तो कम अज़ कम सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई ज़ीहोश पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करेगा इसको। अगर आपके इक़दामात से पाकिस्तान का और पाकिस्तान के अवाम की भला हो रहा है फिर तो डेफिनेटली हम उनके सपोर्ट करेंगे उसको। हैविंग सेड दैट, जो सूबे की हुकूमत की जिम्मेदारी है अगर उसमें वो नाकाम नजर आ रही है तो फिर ये सूबे के अवाम को उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हुकूमत को भी ये होश के नाखून लेने चाहिए कि जो गवर्नर आज के रोज के हिसाब से उनको वो धमकी लगाते हैं, ये नुकसान किसका कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं केपी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मैं रहा हूँ काफी अर्सा। केपी के हालात फ्रंट लाइन है इसका सूबाब का, दहशतगर्दी वहां पे इसको सबसे ज्यादा वहां पे हो रही है, सबसे ज्यादा नुकसान हमारे केपी के भाइयों ने उठाया है, सबसे ज्यादा बोझ भी जो दहशतगर्दी है जो पिछले 30-40 साल से जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे केपी के भाइयों ने उठाया है। दे डिजर्व मच बेटर, दे डिजर्व मच बेटर। अगर सुहेल आफरीदी साहब कहीं फेल हो रहे हैं तो हुकूमत क्यों नहीं उनके पास चली जाती, उनके पास जाकर उनसे बात क्यों नहीं करती, उनके जो मसाइल हैं सुने उनकी, जो बात नहीं मानने वाले नहीं मानी जाएगी, लेकिन जो बात पाकिस्तान के मफाद में है, उस सूबे के मफाद में है। मेरा नहीं ख्याल कि सुहेल आफरीदी इन एक्सपीरियंस है, ये इतना जाहिल आदमी होंगे, वो मैं नहीं जानता उनको कितने वो कमज़ोर होंगे या सोच इनकी कितनी कमज़ोर होगी कि वो जब अपने सूबे की या पाकिस्तान की अपने सूबे के लोगों की भलाई देखेंगे तो कुछ कर सकें। अब सना साहिबा एक न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश हो गया एहतजाज के हवाले से भी, और वो एहतजाज जो है वो हम अब देख रहे हैं कि उस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुनज़्ज़म नहीं हो पा रही, उस तरह एहतजाज कर भी नहीं पा रही, और कोई पैगाम भी अंदर से एहतजाज के हवाले से आया नहीं है। मैं ज़रा इस पर तफसीलन बात करना चाहूँगा कि हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हो तमाम सूरत हाल के बाद, लेकिन एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर इसी चीज़ पर जो है वो तमाम तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अच्छा सना मज़हब साहबा, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी, मैं इस पर बात करना चाहूँगा। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है कि जी खान की बहुत पॉपुलैरिटी है और खान तो चाहता ही यही है कि उसके बारे में बात हो और ये खान की जीत है। क्या ये वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जीत समझती है इस सारी सूरत हाल के अंदर? और दूसरा, जहाँ पर गवर्नर राज की बात की जाती है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर,
आप समझती हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फ़ायदेमंद होगा कि उनका एक बयानिया बन जाएगा कि हमें तो मौका ही नहीं दिया गया, जो मौका हमें मिला था वो हमसे छीन लिया गया? देखिए, मैं एक छोटा सा पॉइंट सिर्फ ऐड करना चाहूंगी पिछली कन्वर्सेशन में जो बड़ा जरूरी था, उसके बाद मैं आपके सवाल पर डेफिनेटली आऊंगी। आप अभी पिछले उसमें बात हो रही थी सेगमेंट में कि जी अगर हुकूमत विफाक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चला जाए और उनसे मुल्क के मफाद के लिए बात कर ले। मेरी इसमें सिर्फ इतनी छोटी सी एक राय है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कभी भी स्पेस नहीं देना चाहेगी। अगर हमें याद हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब 2018 में आई थी तो क्या उसने किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई स्पेस छोड़ा था? वो ये चाहती थी कि वो किसी और जमात को अपने साथ इत्तेहाद में लाने के बाद उसको भी अपना इक़्तिदार का हिस्सा दे और उसको एम्पावर होने दे। बिल्कुल उसी तरह जब 2024 के इंतखाबात के नताइज आए थे तो क्या पीपल्स पार्टी, हमें याद नहीं है कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास गई थी कि आए मिलकर हुकूमत बनाते हैं। जब उन्होंने हरी झंडी नहीं दिखाई तो उसके बाद ये मुस्लिम लीग नून के पास गए और उनके साथ हुकूमत बनानी पड़ी। तो ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये कभी नहीं चाहेंगी कि इनका जो सिस्टम है, इनका जो तरीकाकार है वो तब्दील हो। जहां तक पार्टी को बैन करने की बात है जो आज भी डिस्कस की गई थी, उस वक्त भी इदारों की तरफ से यही कहा गया आज भी कि जी ये फैसला रियासत ने करना है। तो मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। आप देखेंगे कि रियासत कभी भी ये नहीं करना चाहेगी क्योंकि रियासत में इटसेल्फ जो चलाने वाले लोग हैं वो पॉलिटिकल। मुझे वैसे सना मिर्जा साहब याद भी आ रहा है कि एक जमाने में अता तारर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ 5-6 महीने पहले और उस पर आकर ऐसा बयानिया बनाया था कि जैसे कल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन हो जाएगी और उसके बाद वो आई गई होगी बात, शायद 7-8 महीने पहले हुआ था। मैं उसी पॉइंट पर आ रही हूँ कि देखिए इनको पता है कि आज अगर इनका अच्छा वक्त है तो कल दोबारा इनका बुरा वक्त आ सकता है। ठीक है, वक्त गुजरने में, तब्दीली होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पीपल्स पार्टी में, बिलावल साहब ने बड़ा स्ट्रांगली कहा था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं होना चाहिए क्योंकि उनको पता था कि कल उनके साथ भी ये हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टी जब तक अपने मफादात को उतार कर साइड पर नहीं रखेंगी वो कभी मुल्क के लिए नहीं सोचेंगी। और सबसे बड़ा मसला यही है कि इसलिए हुकूमत जाकर बातचीत नहीं करती है सूबाई हुकूमत के साथ, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए स्पेस बने। अब मैं आपके सवाल की तरफ आती हूँ जो गवर्नर राज की आपने बात की थी। देखिए ये ऑप्शन मौजूद है, मगर मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एडवेंचरिज्म नहीं करना चाहिए। अगर वो ये कर भी ले तो 2024 के इंतखाबात की तरह हो सकता है वक्ती कामयाबी या वक्ती हाइप या वक्ती पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, लेकिन दूररस फेज में अगर आप जाएं तो इसके नताइज बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। गवर्नर राज लगेगा, सिक्योरिटी का जो मसला है वहां पर वो इतना सीवियर है कि अगर एक मरतबा गवर्नर राज लग गया तो लेजिस्लेशन का हाल आपको पता है वो ऐसी होती रहेंगी कानून साजियां कि फिर पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल हुकूमत या डेमोक्रेटिक हुकूमत का वापस आना सूबे में बहुत ही दीवाने का ख्वाब साबित और फिर आईनी अदालत में मामला जाएगा। है कि एक सूबे में इनकी हुकूमत मौजूद है। जी, मैं बस लास्ट पॉइंट कंक्लूड करूंगी कि इनकी हुकूमत मौजूद है, इनको डिलीवरेंस देनी चाहिए, इनको अपनी तरीकाकार, अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो देनी चाहिए। आफरीदी साहब के लिए बेहतर यह है कि वो काम करें बजाय इसके कि उनको नाहल करके सिस्टम से बाहर कर दिया जाए। हसन साहब, आप फरमा रहे थे कि वहाँ केपीके के लोगों को जो है वो नए सीएम की नज़र के अंदर एक उम्मीद नज़र आ रही है, उस उम्मीद के अंदर गवर्नर राज भी सामने खड़ा हुआ अब नज़र आ रहा है। तो आपको लगता है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर गवर्नर राज के हवाले से क्या माहौल है, एक तो बताएं केपीके के अंदर, और दूसरा आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी फ़ायदा देगी ये चीज़? जहां तक मैं देख रहा हूं तो गवर्नर राज का कोई भी सियासी जमात जो है ये शायद सपोर्ट ना करे हुकूमत को, खासकर पख्तूनख्वा की जो सियासी जमात है, खा वो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, खा वो अवामी नेशनल पार्टी या दीगर जो मुकामी जो तंजीमें हैं दीगर सियासी जमातों की, क्योंकि उससे जो फ़ायदा होगा वो पीटीआई को होगा। एक पीटीआई ने जिस तरह मैंने शुरू में कहा, ना गवर्नेंस उनका इशू रहा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, सूबे में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा ख़राब है, दहशतगर्दी के पे उस पर कोई पॉलिसी नहीं है, वो सारे हर एक फ्रंट पे वो नाकाम है। और ये कितने वज़ीर आला वो चेंज करेंगे? अभी अली अमीन साहब को चेंज किया, मतलब एक इन द मेटल, अभी वो शायद 1-2 साल बाद फिर सुहेल अफरीदी को भी चेंज करेंगे ताकि लोगों को उम्मीद पे इनको इंटैक्ट रखे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर गवर्नर राज लगा दिया गया तो मैं नहीं समझता हूं कि इससे हुकूमत को फायदा, बल्कि पीटीआई को फायदा इसका ज्यादा होगा। वो चाह भी यही रहे हैं कि चलो जी हमारी जो गुनाहें वो माफ हो जाएंगे, हम लोगों को कहें कि हम तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहे थे, हमारी तो मैनेजमेंट, क्योंकि बयानिया बनाने में या बयानिया प्रमोट करने में मेरे ख्याल में
पीटीआई का कोई सानी नहीं है। यहाँ तक कि रियासती मशीनरी जो है वो भी पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकती, बयानियां जहां तक शेपिंग में और उनकी फॉर्मेशन में, उनकी मार्केटिंग में, तो इसमें तो कोई शक नहीं। तो मैं समझता हूं कि, और फिर दूसरी बात यह है कि गवर्नर राज को मतलब यह है कि सस्टेन करना, कौन सा तरीका आप अप्लाई करेंगे? मैं नहीं देखता हूं कि सूबाई असेंबली की तरफ से कोई करारदाद आएगी। अगर करारदाद नहीं आई, प्रेसिडेंट अपनी तरफ से या यहाँ से नेशनल असेंबली से अप्रूव करना होगा, सेनेट से अप्रूव करना होगा, 2 महीने के लिए आप या 3 महीने के लिए, तो वो एक प्रोसेस जो है 18वीं तरमीम के बाद वो बहुत ज्यादा मुश्किल बनाया गया है। और पीटीआई के लिए मैं समझता हूं कि उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो चाहेंगे, हाँ ये है कि एक बेस उनको अवेलेबल है जहां से वो हुकूमत के खिलाफ जो है तहरीक चलाती है, हुकूमती मशीनरी उनके पास अवेलेबल है, ये डिनाई हो जाएगी, लेकिन पॉलिटिकली जो फायदा होगा वो पीटीआई को ही होगा। इस तमाम तो सूरत हाल के हवाले से सर साहब आखिर में ये चीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इससे ज़्यादा अब होगा क्या? एक तो काफ़ी मुश्किलात तो उनके लिए ऑलरेडी नज़र आ रही हैं और ख़ुद ऐसा लग रहा है कि वो भंवर में से निकलना भी नहीं चाह रहे। फिर इमरान खान का वही मौक़िफ़ जो हर तरफ डिस्कस हो रहा है कि उनको इस मौक़िफ़ से हटना होगा। उनकी अपनी पार्टी के लोग कोट लखपत से ये ख़त लिख कर कह रहे हैं कि हमें बातचीत की तरफ जाना होगा, और पार्टी के अंदर कोई ऐसा शख्स भी नहीं है कि जो कोई ऐसा फैसला ले सके जिसको फिर इमरान खान भी सपोर्ट कर सके, और फिर वो किसी को इतनी पावर भी नहीं देते कि वो बाहर बैठकर बात कर सके किसी से। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इससे ज़्यादा हो क्या सकता है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और रह क्या गया है? देखिए, एक तो ये कि हो क्या सकता है और होना क्या चाहिए। वो एक शेर है ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। ये जो इनकी एक अंदर की ख्वाहिश है ना कि हम सड़कों पर निकलें, एहतजाज करें, हम चढ़ाई करें इस्लामाबाद के साथ, जब ये आहिस्ता 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 करके एक एक करके अपनी पार्टी की हर चीज को दफना देंगे, यानी कि इनके पास एक सूबा मौजूद है, वहां पर गवर्नेंस नहीं है। पहले गंडापुर साहब को जलील होकर निकाला गया, उसके बाद अब अफरीदी साहब के ऊपर भी वफाक की और इदारों की और लोगों की उंगलियां उठ रही हैं कि आया वो इस्लामाबाद में हफ्ते में 5 दिन होते हैं और 3 दिन सूबे में होते हैं, तो वो काम क्या कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि उनको भी हटाने के बाद अब कोई तीसरा वजीर आला लगाया जाए या गवर्नर राज लगाया जाए, लेकिन इवेंचुअली क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इसी तरह गलतियों पर गलतियां करती रही तो पार्लियामेंट से भी फारिग होगी, सेनेट से भी फारिग होगी, सूबाई असेंबलियों से भी फारिग होगी, और फिर सिर्फ सड़कें होंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। उसके बाद अल्टीमेट ऑप्शन क्या रह जाएगा कि आप सड़कों पर एहतजाज करें। उस एहतजाज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को JUIF की जरूरत होगी। JUIF कभी भी इंतशारी एहतजाज नहीं करते, तो ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा, और इसमें JUIF की अगर आपने बात माननी है और उसको साथ लेके चलना है तो फिर बगैर गमला तोड़े सियासत करनी होगी, वो आप कर नहीं सकेंगे। उसके बाद इवेंचुअली ये होगा कि अगर ये अपने तौर पर एहतजाज करना चाहेंगे तो जो बचे कुचे कारकुनान हैं, सोशल मीडिया की एक दुनिया अपनी जगह, लेकिन जो इनके अपना रूट पे जो इनके रूट्स मौजूद है कारकुनान की, वो बेचारे जो है वो डंडे खाने के लिए मौजूद होंगे, क्योंकि जब एहतजाज होता है तो ना वुकला का टोला आता है उस एहतजाज में शिरकत करने के लिए, और ना इनकी ऊपर की क्लास की लीडरशिप आती है। होते कौन है? जो सूबाई सदा के कारकुनान होते हैं, वो होते हैं, वो लीडरान होते हैं जो कि अमूमन इस किस्म के एहतजाजों में सड़कों पर निकलते हैं, और सारा जो जोर होता है वो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर होता है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी हाथ से खींच ली जाएगी तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर कारकुनान कहाँ निकलेंगे। पंजाब में तो वैसे ही नहीं निकलते, सिंध में मौजूद नहीं है, बलूचिस्तान की सूरत हाल सबको पता है, तो ले दे के एक खैबर पख्तूनख्वा रह जाता है। आपको खुदारा होश के नाखून लेने चाहिए, और खान साहब को भी अंडरस्टैंडिंग ये करवानी चाहिए कि जिस तरीके से जिस नहज पर वो लेके जा रहे हैं, आज एक बड़ा अच्छा जुमला DG ISPR की तरफ से बोला गया, और उनका ये कहना था कि वो समझते हैं कि अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं है, यानी कि अगर मैं नहीं हूं तो पूरा पाकिस्तान नहीं है। मेरा ख्याल है उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान है तो मैं हूं, और पाकिस्तान है तो हम हैं। तो अगर पाकिस्तान के लिए सोचेंगे तो फिर बातचीत का रास्ता हमवार करना बड़ा जरूरी होगा, और इस हुकूमत को भी थोड़ा सा अपना जोम जो है वो कम करना चाहिए और बातचीत के दरवाजे खोलने चाहिए, कम से कम अपोजिशन की पार्टीज को इंगेज करना चाहिए, और उसी से मुल्क जो है वो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी की तरफ भी जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ जुड़ी हुई है। इसी एक चीज़ के अंदर जितनी पॉलिटिकली स्टेबिलिटी होगी उतनी ही इन्वेस्टमेंट और दीगर चीज़ें भी हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सना मिर्ज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद थे, और हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।